अब आपका मुझ पर पूरा पूरा अधिकार हो गया है। मेरे बंगाल के भाइयों, अगर यहां की मां अपने बेटे पे जितना अधिकार रखती है उतना ही मुझ पे अधिकार रख लेना। यहां की बहन अपने भाई पे जितना अधिकार रखती है उतना ही अधिकार मेरे पर रख लेना। अब आपने मुझे जीत लिया है भाइयों, आपने मुझे अपना बना लिया है। और मैं जानता हूं हिंदुस्तान में इमोशंस की दुनिया में सबसे आगे कोई होता है ना तो मेरा बंगाल होता है। और वो बंगाल जब प्यार करे वो सदियों तक रहता है भाइयों, सदियों तक रहता है। वो प्यार आपने मुझे दिया है। लेकिन भाइयों बहनों, आप तो इतना प्यार करते हैं, दीदी बहुत नाराज है। और जैसे जैसे आपका प्यार बढ़ता जाता है उधर दीदी का गुस्सा बढ़ता जाता है। दीदी को इतना गुस्सा आया है, इतना गुस्सा आया है कि दिन में 200-500 बार तो मुझे याद करती है। आधा भाषण मोदी को समर्पित होता है। मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है, मोदी ढिंकना है, मोदी फलाना है, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। दीदी, आपका हर शब्द मेरे लिए तो आशीर्वाद है। दीदी, आपके मुंह से कुछ भी निकले मेरे पास आते आते वो फूल बन जाता है। लेकिन दीदी, आपने अभी ये कहा, दीदी 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 आपने अभी ये कहा कि मोदी को तो रस्सा बांध करके जेल में डाल दूंगी, ऐसा कहा है ना? अरे दीदी, देखिए ऐसा क्यों करती हो आप? आपको वेस्ट पश्चिम बंगाल की जनता पर आर्थिक बोझ डालने की क्या जरूरत है? आप रस्सा खरीदने के लिए टेंडर निकालोगी, 100 रुपये के रस्से के लिए 10,000 का टेंडर आएगा, शारदा चिटफंड वाले टेंडर भरेंगे, फिर रस्सा आएगा, फिर वो रस्से की क्वालिटी रिजेक्ट होगी क्योंकि मोदी को पकड़ना है ना, तो फिर दूसरा टेंडर निकलेगा तो 10,000 का रस्सा आएगा। पश्चिम बंगाल की जनता को नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो दीदी, आप रस्से का खर्चा मत करो, बस मुझे बता दो किस जेल में जाना है, मैं खुद चला जाऊंगा। ऐसा खर्चा नहीं करते जी। और यहां आया हूं और आज ही मेहमान बना लेना है तो मैं मौजूद हूं। और मैं भी बताऊं, मैं बंगाल की जेल में रहूंगा तो पहला काम करूंगा बांग्ला भाषा सीखने का। इतनी प्यारी भाषा है, इतनी प्यारी भाषा है, बांग्ला संगीत इतना प्यारा लगता है, मेरा तो नसीब खुल जाएगा। लेकिन पता नहीं है, अब दीदी नहीं रखेगी मुझे, उसको चिंता होगी कि मेरी जेल का खाएगा और मेरी भाषा सीख जाएगा। भाइयों बहनों, क्या राजनीति ऐसी होती है क्या? देश ऐसे चलता है क्या? अरे हम देश के जवानों के लिए क्या करेंगे, देश की महिलाओं के लिए क्या करेंगे? आप मुझे बताइए। दीदी, मैं पहले से ही आपका आदर करता हूं
और मुझे आप जब ये लेफ्टिस्टों से लड़ाई लड़ती थी, अकेली लड़ती थी और खुद लाठियां खाती थी, तब हमें आपके लिए इतना गर्व होता था, इतना नाज होता था कि एक शेरनी है जो लेफ्ट वालों का मुकाबला कर रही है। लेकिन दीदी 3 साल में क्या हो गया आपको? अरे मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना हूं भाई, 14 साल से बैठा हूं, हम में तो कोई परिवर्तन नहीं आया। दीदी आप जो परिवर्तन कह रही थी, वो आप ही में आना था क्या कि बंगाल में आना था? नानी ये परिवर्तन कहां आना था? अरे हम तो सोच रहे थे बंगाल में परिवर्तन आएगा, लेकिन दुख से कहना पड़ता है परिवर्तन दीदी में आ गया। भाइयों बहनों, दीदी आपने 2005 अगस्त में पूरी पार्लियामेंट में तूफान खड़ा किया था। किस बात के लिए? बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों के खिलाफ। आपने संसद में पूरी संसद को हिला दिया था और मेरा सीना तनता दबा। एक मेरी दीदी शेरनी पूरी पार्लियामेंट को हिला रही है, भारत मां की सेवा के लिए हिला रही है। और आप कहती थी ये बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं, वो लेफ्टिस्टों की वोट बैंक बन गए हैं, ये लेफ्टिस्ट लोग उनको ये कर रहे हैं, इनको निकालो, ये मांग आप कर रही थी। दीदी आपने 2005 में जो पार्लियामेंट में बोला, ये आपका भाई आज वही बोल रहा है, वही बोल रहा है। और आप मुझे रस्सा बांध करके जेल में डालने की बात कर रही हो? ये कैसा न्याय है दीदी? ये न्याय ठीक नहीं है। आप खुद घुसपैठियों के खिलाफ थी, लेकिन अब वही घुसपैठिए आपकी मतपेटी भर रहे हैं, इसलिए आप देश के साथ अन्याय करने पर निकली हो। ये परिवर्तन आपसे अपेक्षा नहीं थी दीदी, आप नहीं बदल सकती। आप वापस लौटो, भारत मां की सेवा करने के लिए वापस लौटो। अरे सत्ता तो आएगी जाएगी, कुर्सियां तो आती है जाती है। भाइयों बहनों, भारत सरकार के एक मिस्टर सईद करके एमओएस हुआ करते थे, उन्होंने बांग्लादेश के घुसपैठियों के लिए क्या कहा था? लेफ्टिस्ट हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर थे इंद्रजीत गुप्ता, वो बांग्लादेशियों के घुसपैठ के लिए क्या कह रहे थे? अरे बुद्धदेव भट्टाचार्य, उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश की सीमा पर जो जिले हैं, जहां पर जो मदरसा चल रहे हैं, वो संकट का कारण बने हुए हैं। ये आप लोगों ने नहीं कहा था क्या? तब आपका सेक्युलरिज्म कहां गया था भाई? और आज मोदी 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 करके चिल्ला रहे हो। ये सारी बातें एक समय आप बोल चुके हो। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, ये बांग्लादेश से जो घुसपैठिए आए हैं, मैं शरणार्थी की बात नहीं करता। शरणार्थी बेचारा नहीं आएगा तो कहां जाएगा? क्या कोई भी दुनिया में, सिर्फ बांग्लादेश छोड़ दीजिए, अगर अफ्रीका में मूल हिंदुस्तानी व्यक्ति अगर वहां से निकाला जाएगा तो कहां जाएगा भाई? क्या उसका पासपोर्ट का रंग देखेंगे क्या, कि खून का रिश्ता देखेंगे? जो शरणार्थी हैं उनको बांग्लादेश से निकाला गया है, और ये शरणार्थी हैं जो भारत माता की जय बोलते हैं। जो भारत मां की जय बोलेगा, अगर उसके लिए भारत में जगह नहीं होगी
तो कहां होगी भाइयों, कहां होगी। और इसलिए दीदी आपने 2005 में मांग की थी, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत पर आक्रमण है, इन्फिल्ट्रेशन। मैं आपको वादा करने आया हूं भाइयों, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो हम करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, एक महिला राज्य की मुख्यमंत्री हो और बलात्कार की घटनाएं पहले से बढ़ जाती हो तो क्या कहना, क्या कहना बताओ। मोदी को गाली देना आसान है, लेकिन कम से कम मेरे बंगाल की बेटियों को बचाना ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में भाइयों बहनों, ये बंगाल मां की धरती माना जाता है। यहां हर नारी को बुलाते हैं, मां कह करके बुलाते हैं। मेरे गुजरात में हर नारी को बुलाते हैं, बहन करके बुलाते हैं। गुजरात बहनों की भूमि है, बंगाल मां की भूमि है। उस बंगाल में पूरे हिंदुस्तान में महिलाओं पर जुल्म जो हो रहे हैं, देश के पहले 3 राज्यों में दीदी ये आपका पश्चिम बंगाल है। महिलाओं पर अत्याचार, क्या ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है रोकना? आप मुझे बताइए, मां बहनों का सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मां बहनों को सुरक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बहन बेटियों पे बलात्कार करने वालों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और कोई कहता है तो दीदी का गुस्सा 7वां आसमान पर चला जाता है। भाइयों बहनों, मुझे तो कभी डर लगता है मेरी दीदी बीमार न हो जाए। भाई कलकत्ता के डॉक्टर, ये दीदी इतना गुस्सा कर रही है, बीमार न हो जाए, जरा चिंता करना मेरी तरफ से। भाइयों बहनों, आप मुझे कहिए, ये जो शारदा चिटफंड हुआ, गंभीर बात है कि नहीं है? उनके खिलाफ कदम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? पाई पाई वापिस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अगर पैसा वापिस आता है तो दीदी को क्या दुख होता है? कोई पत्रकार अगर दीदी को शारदा बोले ना, शारदा, तो दीदी भड़क जाती है। ऐसा कैसा भाई? आपने तो कोई चोरी नहीं की है, चोरों को पकड़ने में जाता क्या है? डालो उनको जेल में, और यहां की जनता को पाई पाई वापस ला करके दो दीदी, ये आपका काम है, आपको करना चाहिए। भाइयों बहनों, मैं आज राजनीति से हट करके पूरे बंगाल के नौजवानों से बात करना चाहता हूं। करूं क्या? लेकिन राजनीति की बात नहीं करूंगा। आपको बुरा नहीं लगेगा ना? आपको ऐसा तो नहीं होगा ना मोदी चुनाव सभा में आए हैं और दूसरी बातें करके चले गए? मुझे 18 से 28 उम्र के जो नौजवान हैं, उनसे मेरे दिल की बात मैं बताना चाहता हूं। बताऊं? यहां है 18 से 28 वाले? लो, सारे के सारे वही भरे पड़े हैं भाई। फिर तो मुझे अच्छा मौका मिल गया। देखिए दोस्तों, ये राजनीति की चर्चा नहीं है, मेरे और आपके दिल के रिश्ते की चर्चा है। करूं? मेरी बात ध्यान से सुनोगे? पक्का सुनोगे? औरों को बताओगे? जो मैं कहूं वो करोगे? करके दिखाओगे? देखो भाइयों, विद्यार्थी काल में हम जब स्टूडेंट होते हैं, कितनी ही पढ़ाई क्यों ना करें, पीएचडी कर ले, एमबीए कर ले, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कितनी ही पढ़ाई कर ले,
लेकिन प्लस 2 की एग्जाम या तो 12th की कहते हो, क्या बोलते हैं, हाँ, 12th की एग्जाम प्लस 2, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है कि नहीं होती है? सारे घर में यही माहौल बन जाता है। देखो 12th की एग्जाम है, प्लस 2 की एग्जाम है, टीवी बंद करो, भैया को पढ़ना है, ए गड़बड़ मत करो, भैया को पढ़ना है, ए क्रिकेट नहीं खेलना है, चलो पढ़ो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? चारों तरफ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, यही होता है ना? क्यों? इसलिए होता है, अगर 12th की एग्जाम में अच्छे मार्क आ गए तो फिर जिंदगी की गाड़ी कभी अटकती नहीं है। 12वीं में अच्छे मार्क आ गए तो आप डॉक्टर बनना, वकील बनना, इंजीनियर बनना, प्रोफेशन में जाना, सब काम वहीं से रास्ते खुल जाते हैं। खुल जाते कि नहीं खुल जाते? लेकिन अगर 12वीं एग्जाम में बिगड़ गया तो मामला चौपट हो जाता है कि नहीं? सब अटक जाता है कि नहीं? और इसलिए पूरे विद्यार्थी काल में 12th की एग्जाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। उसी प्रकार से जिंदगी कितनी ही लंबी क्यों न हो, आप 60 साल जीवित रहे, 70 साल जीवित रहे, 80 साल जीवित रहे, 90 साल जीवित रहे, 100 साल जीवित रहे, कितनी ही लंबी जिंदगी क्यों न हो, लेकिन 18 से 28 की उम्र सबसे महत्वपूर्ण होती है। ये गोल्डन पीरियड होता है। आपकी जिंदगी के सारे निर्णय 18 से 28 में होते हैं। आप आगे क्या पढ़ेंगे, किस प्रोफेशन में जाएंगे, व्यापार करेंगे, नौकरी करेंगे, खेती करेंगे, क्या करेंगे, ये सारी बातें 18 से 28 में होती हैं। शादी करोगे, कहां करोगे, सेटल होंगे, कहां होंगे, इस गांव में रहोगे कि उस गांव में, सारे निर्णय 18 से 28 में होते कि नहीं होते भैया? 18 से 28 गोल्डन पीरियड होता है कि नहीं होता है? जिंदगी की सारी बातें वही हो जाती है ना। आप मुझे बताइए, कोई 75 साल का बुजुर्ग है, अगर उसकी जिंदगी में 5 साल बिगड़ जाए तो कोई फर्क पड़ता है? पड़ता है? जरा जवाब दो, पड़ता है? कोई 80 साल का बूढ़ा हो, 2 साल बिगड़ गए, कोई फर्क पड़ता है? कोई 60 साल का रिटायर्ड आदमी हो, उसके 2 साल बिगड़ गए, कोई फर्क पड़ता है? लेकिन 18 से 28 की उम्र का नौजवान हो, सारी जिंदगी के सपने पूरे करने बाकी हो, और उसके 5 दिन भी बिगड़ जाए तो जिंदगी को घाटा होता है कि नहीं होता है? नुकसान होता है कि नहीं होता है? 18 से 28 में एक दिन भी बिगड़े वो अच्छा होगा क्या? आपका भला होगा क्या? इसका मतलब ये हुआ, आप जो 18 से 28 की उम्र के लोग हो, 18 to 28 की जो ग्रुप है, आपके जीवन का ये गोल्डन पीरियड चल रहा है। इसी समय अगर दिल्ली में निकम्मी सरकार होगी तो आपका 5 साल बर्बाद होगा कि नहीं होगा? अगर 5 साल गए तो जिंदगी गई कि नहीं? ये सपने चूर चूर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जीवन में अंधेरा छा जाएगा कि नहीं छाएगा? बर्बादी का मंजर आएगा कि नहीं आएगा? आप मुझे बताइए, 18 से 28 के नौजवान बताइए, क्या आप अपने जीवन के 5 साल बर्बाद होने देना चाहते हो? आप अपनी जिंदगी तबाह होना देना चाहते हो? आप जिंदगी का ये अवसर खोना चाहते हो? अगर नहीं चाहते हो, जाग जाओ मेरे भाइयों, जाग जाओ। अब दिल्ली में निकम्मी सरकार होगी, आपकी तो पूरी जिंदगी चौपट हो जाएगी। और इसलिए भाइयों बहनों, दिल्ली में काम करने वाली सरकार चाहिए। दिल्ली में जवानों का भविष्य बनाने वाली सरकार चाहिए। आप भूल जाइए
राहुल सिन्हा का क्या होगा भूल जाइए, नरेंद्र मोदी का क्या होगा भूल जाइए, भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा भूल जाइए। आप इतना याद रखिए, आपका क्या होगा। क्या आप अपने लिए सोचोगे कि नहीं सोचोगे? अपने लिए करोगे कि नहीं करोगे? और इसलिए भाइयों बहनों, 18 से 28 के नौजवान पूरे बंगाल में, मैं 18 से 28 के नौजवानों को प्रार्थना करता हूं, मैं हिंदुस्तान भर के 18 से 28 के नौजवानों को प्रार्थना करता हूं, जाग जाओ दोस्तों, मौका गंवाना मत। खुद के लिए, खुद के भविष्य के लिए दिल्ली में काम करने वाली सरकार लाइए। और इसलिए आप सिर्फ वोटर नहीं है, आप सिर्फ वोटर नहीं है, आपको कैनवासर बनना है। 100-100 लोगों को वोट डालने के लिए ले जाना है, एक नई क्रांति लाना है। करोगे? करोगे भैया? आपके यहां चुनाव कब है? चुनाव कब है? चुनाव कब है? कितने बजे मतदान शुरू होगा? कितने बजे मतदान शुरू होगा? कितने बजे मतदान शुरू होगा? धूप दोपहर को ज्यादा होती है कि सुबह में? धूप ज्यादा कब होती है? तो धूप में वोट डालना चाहिए कि सुबह सुबह डालना चाहिए? सुबह सुबह डालना चाहिए। डालोगे? औरों को डालने के लिए ले जाओगे? ज्यादा से ज्यादा मतदान धूप निकलने से पहले कर दोगे? मेरी एक बात मानोगे? मैं एक नारा बोलता हूं, बोलोगे? पहले मतदान फिर जलपान। पहले मतदान, पहले मतदान, पहले मतदान। भाइयों बहनों, 12 तारीख को आप भी जाएंगे, औरों को भी ले जाएंगे। आपके दिमाग में कमल होगा, आपकी जुबान पे कमल होगा, आपके दिल में कमल होगा, लेकिन 12 तारीख को कमल उंगली पे उतरना चाहिए, पोलिंग बूथ में जाना चाहिए, मशीन पे उंगली दबनी चाहिए, कमल खिलना चाहिए। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? पूरी ताकत से बताइए, दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? अरे कोलकाता के मेरे भाइयों बहनों, मैंने आपको ये नहीं पूछा है कि दिल्ली में किसकी सरकार चाहिए। मैंने ये नहीं पूछा, मैंने ये पूछा कैसी सरकार चाहिए। क्या दिल्ली में ढीली ढाली सरकार चलेगी? मरी पड़ी सरकार चलेगी? अस्पताल में जी रही सरकार चलेगी? मां बेटे के ऑक्सीजन पर चलने वाली सरकार चलेगी? रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार चलेगी? भाइयों बहनों, इतना बड़ा देश है, मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे आपके इलाके में कोई दरोगा, पुलिस वाला, अपने बड़ा बाजार में कोई अगर पुलिस वाला ढीला डाला है, आपको अच्छा लगता है क्या? आपको ढीला डाला पुलिस वाला पसंद आता है क्या? आपको लगता है नहीं, आप पुलिस वाला तो दम वाला होना चाहिए? होता है कि नहीं होता है? अरे बच्चा 7वीं 8वीं उम्र वाला भी 8 साल की उम्र है, स्कूल जाता है, कभी आते कहता है मम्मी मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा। तो मम्मी पूछती क्या हुआ? नहीं, बोले टीचर में दम नहीं है। बच्चा कहता है मेरे टीचर में दम नहीं है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। 8 साल के बच्चे को भी दम वाला टीचर चाहिए। मेरी बात सही है कि नहीं है? मैं सच बोल रहा हूं। अगर छोटे बच्चे को भी टीचर दम वाला चाहिए, मोहल्ले में दरोगा भी दम वाला चाहिए, तो 125 करोड़ के देश को दम वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए?
मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों बहनों, बंगाल से मुझे सारे कमल भेज दो, दिल्ली में मजबूत सरकार बना दीजिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप मेरे बंगाल के भाइयों, आप मुझे मजबूत सरकार दो, मैं आपको मजबूत हिंदुस्तान दूंगा। भाइयों बहनों, बंगाल मेरे लिए तीर्थ क्षेत्र है। मेरे मन मंदिर पर इस भूमि का बड़ा प्रभाव रहा है बचपन में। उस धरती पर 2014 के चुनाव की ये मेरी आखिरी सभा है। इसके बाद इस चुनाव में मेरा बंगाल आना नहीं होगा, लेकिन मैं फिर कहता हूं, बंगाल ने मुझे जो प्यार दिया है, मैं बंगाल को 100 सलाम करता हूं। बंगाल ने जिस प्रकार से मेरी इतनी ताकत बढ़ा दी है, भाइयों बहनों, मैं फिर कहता हूं, आपका मुझ पर पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार है। अब मैं आपका हूं भाइयों, अब मैं आपका हूं। आपका हूं, आपके लिए हूं, आपके खातिर हूं, आपके कारण हूं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, फिर एक बार, ये वीरों की भूमि, ये क्रांतिकारियों की भूमि, ये ज्ञानियों की भूमि, ये समाज सुधारकों की भूमि, ये तपस्वियों की भूमि, उन सबको याद करते हुए, इस धरती को नमन करते हुए मैं आप सबकी विदाई लेता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের সভা এখানেই শেষ করা হলো। बीजेपी जिंदाबाद। वंदे मातरम। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार बीजेपी सरकार। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे 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 वंदे। मोदी पीएम कमल निशान, नमो नमो का जाप करो, कांग्रेस को साफ करो, बच्चा बच्चा करे पुकार, अब की बार मोदी सरकार, मिनक लुगाई करे पुकार, अब की बार मोदी सरकार, हर हर मोदी, हर घर मोदी, हर हर मोदी, हर घर मोदी, हर हर मोदी, हर घर मोदी, हर हर मोदी, हर घर मोदी। मोदी पीएम कमल निशान, मांग रहा है हिंदुस्तान, बच्चा बच्चा करे पुकार, अब की बार मोदी सरकार, मिनक लुगाई करे पुकार, अब की बार मोदी सरकार, हिंदुस्तान की यही पुकार, अब की बार मोदी सरकार।